आज का जो प्रोग्राम है हमारा, उसका टॉपिक है डिजिटल साक्षरता। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे श्री सुबोध मिश्रा जी, जो कि हैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सीएससी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आज पहला क्वेश्चन हमारा यही उठता है कि डिजिटल लिटरेसी है क्या? धन्यवाद मनीष जी। श्रोताओं, आप सबका धन्यवाद सुबह की शुरुआत करने के लिए। आज की हमने शुरुआत बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट से शुरुआत की है, डिजिटल लिटरेसी से। बेसिकली डिजिटल लिटरेसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा पहले के दौर में चलते हैं। डिजिटल लिटरेसी का मतलब यदि हम पारंपरिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो लिखने, पढ़ने और समझने से है। जैसे हम पहले कॉपी किताब में लिखते पढ़ते थे, पेन से लिखते थे और तब समझते थे। तो डिजिटल लिटरेसी भी उसी तरीके से है। डिजिटल लिटरेसी में भी आपको पढ़ने की, लिखने की और समझने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी में सबसे पहले हम आपको बात करें तो कंप्यूटर के में आपको लिखने, पढ़ने और समझने से इसका मतलब लिया जा सकता है। तो डिजिटल लिटरेसी क्या है? बेसिकली आज का दौर भारत के अंदर, भारत जैसे विकासशील देश के अंदर एक शहर और गांव की दूरी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बन गई है, बड़ी हो चुकी है। उस दूरी को कम करने के लिए हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी, भारत सरकार के द्वारा डिजिटल लिटरेसी की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि डिजिटल लिटरेसी जो है, जो गांव के अंदर जो लोग हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और शहर के आदमी के पास तो आप देखिए, आज देखते होंगे कि सभी लोग किसी न किसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गांव के आदमी के पास की सबसे बड़ी मुश्किल का दौर उसको गुजरना पड़ता है। उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, जान नहीं पाता है। तो आज कम्युनिकेशन ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम एक मिली सेकेंड में बोलना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच सकते हैं। जी। तो गांव वाले को भी इस पर पहुंचने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने इसकी डिजिटल लिटरेसी की शुरुआत की, जिससे गांव और शहर की दूरी को कम कर पाए और गांव के आदमी भी शहर के बराबर ही। देखिए, गांव में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं होना चाहिए। उसके भी पूरे पूरे उतने ही राइट्स हैं जितना शहर में रहने वाले के। जी, तो बिल्कुल सर। डिजिटल लिटरेसी में हम लोग उनको कंप्यूटर के साथ साथ, देखिए, आज डिजिटल लिटरेसी का मतलब खाली कंप्यूटर नहीं है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है आपको मोबाइल चलाना भी आना चाहिए, आपको टैबलेट चलाना भी आना चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन चलानी भी आनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी खाली आपको ये नहीं कहती है कि आपको कंप्यूटर मोबाइल ही चलाना आना चाहिए। अब आज देखिए कि आपके घरों में या कोई भी आज फंक्शन देखिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में आते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स मोड क्या है? जब तक आपको चलाना नहीं आता है तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो हम डिजिटल लिटरेसी के अंदर बेसिक इन्वायरमेंट दे के उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आज सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यदि आपको नॉलेज है तो आप उनको सर्च करके आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जो घटना कई बार होती है। घटनाएं, मैं अपनी ही घटना से एक शुरू करता हूँ आपको। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे घर में नई नई वॉशिंग मशीन आई। तो वॉशिंग मशीन आई तो सही, बट मुझे उससे चलाना नहीं आता था। अब मैं क्या करूँ, मशीन रख दी गई थी। जी। तो उस वक्त मुझे ज्ञान हुआ कि भैया मुझे डिजिटली मैं लिटरेट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डिजिटली लिटरेट गाय। फिर मैंने क्या किया, मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप इसको यूट्यूब में देखिए। अब मैंने कहा ये यूट्यूब क्या बीमारी है जी? उन्हें बोला कंप्यूटर है आपके पास? मैंने कहा हाँ है। उनका मोबाइल है? मैंने कहा वो भी है। तो उन तब पहली बार यूट्यूब शब्द सुना और यूट्यूब में जाके सर्च मारा, आप वॉशिंग मशीन कैसे चलाओगे? तो उसमें बता दिया जी, ये बटन करोगे, प्रोग्राम में क्लिक करोगे, नीचे लाओगे, एरो आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल लिटरेसी है। आज देखिए, भारत जैसे देश में करीबन ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। बट मोबाइल होने का मतलब डिजिटल लिटरेसी नहीं है। मोबाइल का मतलब खाली मैं कॉल रिसीव करूं, कॉल करूं किसी को, ये नहीं है, या मैं फेसबुक करूं, ये नहीं है। डिजिटल लिटरेसी का एक्चुअल मतलब है कि मैं उसको यूज़ करके, पढ़ के आगे चलूं। इसी को देखते हुए, देखिए, डिजिटल लिटरेसी को देखते हुए बहुत बड़ा विकास हुआ।
हम लोग बिल्कुल सर। जैसे एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो मैं आपको एजुकेशन की बात बताता हूँ कि टीचरों को इस बात का ज्ञान हुआ कि शहर के अंदर तो हम लोग कोचिंग क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस खोल के चला लेते हैं, लेकिन ग्रामीण के अंदर ये नहीं पहुंचा पाते। उस ग्रामीण में पहुंचाने के लिए उन लोगों ने, टीचर्स ने क्या करना चालू किया, अपने सारे कंटेंट को वीडियोस के द्वारा बना के डालने की कोशिश की। अब जब वीडियोस में उनने अपने सारे के सारे कंटेंट बनाए तो स्टूडेंट को उसको एक्सेस करने की परमिशन मिल गई, लेकिन वो एक्सेस तब कर सकता है जब वो डिजिटली लिटरेट होगा, जब वो डिजिटल लिटरेसी को जान पाएगा। यही बेसिक चीज़ें हैं डिजिटल लिटरेसी की। सर हमारा अगला प्रश्न ये है कि कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। शुरुआत की हमने जहाँ डिजिटल लिटरेसी की बात की थी, तो डिजिटल लिटरेसी को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो मैंने आपको एक बात बताया कि साहब हम ये सोच रही है, सरकार इस तरीके से काम कर रही, लेकिन एक्चुअल सबसे बड़ी ग्रास रूट दिक्कत क्या थी सरकार के पास या हम सब लोगों के पास? वो गांव के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को कौन पहुंचाए या उनको कौन सिखाए कि इतने बड़े भारतवर्ष में इस टेक्नोलॉजी को कैसे पहुंचाया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर की, भारत सरकार की मदद से कॉमन सर्विस सेंटर बने। हर पंचायत में आज एक कॉमन सर्विस सेंटर है। करीबन आप आज के दिन में 4 लाख के आसपास भारत सरकार में कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर बेसिकली क्या है? एक डिलीवरी सर्विस पॉइंट है जहां पर आप सभी तरीके की सर्विस को डिलीवरी कर सकते हैं। कोई भी सरकार, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस कॉमन सर्विस सेंटर का फायदा ले सकता है। वो एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योर, एक गांव में रहने वाला एक उद्यमी उस सेंटर को चला रहा है, जिसके पास अपनी प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर है उसके पास, स्पेस है उसके पास। देखिए, जब तक कंप्यूटर नहीं होगा तो तब तक वो आगे कुछ पहुंचा नहीं पाएगा। तो उसके पास कंप्यूटर वहाँ पर है, इंटरनेट की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, एक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलना चाहिए वो अवेलेबल है। अब उस प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा वो गांव के लोगों को सर्विस डिलीवरी करता है। जैसे सरकार की सेवाएं, खाता खतौनी किसी को चाहिए, पैन कार्ड किसी को बनवाना है, पासपोर्ट किसी को बनवाना है, बिजली के बिल किसी को जमा करने हैं, या LIC की प्रीमियम जमा करनी है। जो देखिए, जो बहुत बड़ा एक कारण होता था, आपने क्या किया, अभी तक किसी को एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हम देखते थे कि बर्थ सर्टिफिकेट हमारे ज़माने में नहीं बनते थे, आज बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेट हो चुका है, पता नहीं चल पाता है। अब गांव वाले आदमी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहाँ आना पड़ता है? अपना म्युनिसिपल के ऑफिस में आना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो आदमी क्या करता है, उससे बचना चाहता है। वो कहता है छोड़ो जी, मुझे नहीं बनवाना है जी, और जब जरूरत होगी तब देखूंगा। जबकि जरूरत उसकी फर्स्ट डे से हो गई, जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ। अब उसी के गांव में यदि एक ऐसा सेंटर खुला होगा जहां से वो ये सारी चीज़ों की सुविधा उठा सकता है, जहां उसका कोई पैसा खर्च नहीं होना है, वो जाके सरकारी जो फीस है उसको दे के वो बना सकता है, तो वो बिल्कुल तैयार होगा बनाने के लिए। तो वो बनाना चालू कर लेता है। तो वो सुविधा आप कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध होती है। जैसे पहले होता था कि आपको अगर कहीं कोई भी दस्तावेज बनवाना है तो आपको जाना पड़ता था, तहसील जाना पड़ेगा या कहीं दूर दराज के ऑफिस जाना पड़ेगा सरकारी में उसमें। पर आप घर मतलब आप ही के गांव में कॉमन सर्विस सेंटर आपको मिलेगा, वहां पे आप अपना हर काम करा सकते हैं, अपना हर किस्म का काम कर सकते हैं। आज के दिन में हमारे पास 400 से ज्यादा सर्विसेज है। देखिए, हमने बड़ी सोच समझ के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार ने बनाया है। मैं कुछ बेसिक जरूरत बताता हूँ गाँव की सबसे पहली बेसिक जरूरत क्या है? बैंकिंग जी। हर गांव में बैंक नहीं खुल सकता है। बिल्कुल। बैंक खुलेगा तो बैंक वाले के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन गांव वाले को तो बैंकिंग सर्विस चाहिए। अब पहले से अब आज के दिन में कैशलेस हो चुका है, भारत सरकार कैशलेस की ओर को बढ़ रही है। जब कैशलेस को बढ़ रही है तो उस पर्सन, गांव वाले को सर्विस कहाँ से मैं कैशलेस लूँ, कैसे लूँ, वो पता होना चाहिए। मैं अपना पैसा घर में ना रख के बैंक में रखूं। इसके लिए हमने क्या किया, CSCs को अपना एज ए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस भी बनाया जी। हमारे पास करीबन 26 नेशनलाइज बैंकों के द्वारा 26,000 से ज़्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए हैं। प्लस अभी हमने HDFC बैंक के साथ मिलके 1 लाख बैंकिंग
क्रॉसपेंडेंस और बना दिए हैं जिनके द्वारा आप अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं। अब हर जगह बीसी नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी रेडी हैं, लेकिन गांव वाले को या एक आम आदमी को क्या चाहिए? पैसा जमा करना, निकालना। उसके लिए हमने एक सेवा की शुरुआत की डीजीपे के द्वारा। डीजीपे हमारी बेसिकली आपके थंब के द्वारा ही ये बताता है कि आप ही पर्सन हो जो अपने बैंक के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो। आपको पैसा निकालना है, आप सीएससी में गए, अपना थंब लगाया, अंगूठा लगाया, अपने अंगूठा लगा के जितने रुपये आपको निकालने हैं आपने वो रुपये निकाले और निकाल के आप चले आए। और यदि आपको जमा करना है, आपने थंब लगाया, अपने अकाउंट में पैसा जमा करा के चले आए, अपने पासबुक ले ली, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है एडिशनल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। मतलब कोई ग्रामीण निवासी उस सीएससी सेंटर जाएगा, वहाँ पे अपना थंब लगा के अपना पैसा भी निकाल सकता है और जमा भी कर सकता है। उसे दूर दराज कहीं बैंक में जाने की जरूरत है, जिसके लिए देखिए अभी तक वो क्या होता, बैंक में जाता था, अब वो क्या करता था, लाइन में मैं एक आपको रेगुलर की जो हम लोग गाँव के अंदर दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं उनको एक पैसा मिलता था, उन्हें सपोज करो 100 200 500 रुपए जो मिल रहा है वो जेब में रख लेता था। अब वो जेब में रखे रखे या तो खर्च करने की आदत कर देता था या कहीं एक कोने में रख देता था, कभी गलती से कुछ खो गए, चोरी हो गया, तो वो अपनी पूरी मेहनत को कोसता था कि भाई मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब वो बैंक में यदि रखने जाए तो डेली रखने के लिए जाने के लिए उसका उतना ही पैसा, टाइम और पैसा भी आने जाने का। अब एक दिन की उसकी मजदूरी गई जी, पैसा रखने की हो गया झंझट, तो अब उसने क्या किया, सीएससी में ही गया, सीएससी के द्वारा ही उसने क्या किया, अपना पैसा निकाला, अपना पैसा जमा कर दिया। ये एक प्राइमरी जरूरत, जो गांव की प्राइमरी जरूरत है उस पर हमने काम किया, बैंकिंग पर हमने काम किया। दूसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था हेल्थ। आप देखते हैं स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य एक बड़ा वो है, डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। आप चाहें कितना ही हो जाए, भारत इतना बड़ा देश है जहां पर हम बोल भी नहीं सकते कि हर गांव के अंदर हम डॉक्टर्स को रख सकते हैं। और कभी कभी हमारी इतनी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज हम किसी भी मेडिकल शॉप में जाके यूं ही दवा ले आते हैं, जबकि उसका क्या इफेक्ट होगा हमको कभी नहीं पता। यदि हम डॉक्टर के पास जाके पहले ही उस लेवल को क्लियर कर दें तो बड़ा अच्छा हो सकता है। तो भारत में तो सर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों को जब कभी चिकित्सा की जरूरत होती थी हमें 5-6 किलोमीटर दूर जाके अस्पताल है हमारे गांव से, तो वहां जाना पड़ता था। और गांव में ही कोई वैद्य होता था तो उसी से हमारे जो पूर्वज थे वो इलाज करा देते थे। पर ये सुविधा अब आप सीएससी में भी उपलब्ध है। हाँ, ये सुविधा कैसे होती है? देखिए हमारा क्या है, डॉक्टर्स के साथ टाई अप्स होते हैं। डॉक्टर 24/7 24 घंटे आपके ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, और बड़े बड़े अच्छे एमडीज, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से हमारे टाई अप्स रहते हैं। गांव वाला आदमी आके अपनी क्वेरी को रेज करता है कि साहब मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी ये बीमारी हो रही, मैं क्या करूं। वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेता है और ऑनलाइन ही डॉक्टर उसको कंसल्ट करके दे देता है और ऑनलाइन ही दवा लिखता है, और आप अपना पर्चा निकालते हो और नियर बाई किसी भी मेडिकल जाके ले सकते हो। और यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहो तो वो सर्विस भी अवेलेबल है, क्योंकि अब वो गांव है, थोड़ा दवाओं की जरूरत एकदम हो सकती है, तो हम जानते हैं कि वो सर्विस में थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप उसको ऑनलाइन प्रिंट कीजिए, नियर बाय मेडिकल स्टोर में जाइए और प्रिंट कीजिए, और बहुत ही सस्ते दाम में। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा वो रखा हुआ है। दूसरी चीज, हम आयुर्वेद पर भी काम करते हैं। यदि कोई आयुर्वेद, कई चीजें आयुर्वेद से बेस्ट कुछ नहीं होती हैं, हमारे पास आयुर्वेदा के डॉक्टर्स पड़े हुए हैं। हम होम्योपैथिक भी देते हैं। होम्योपैथिक से ऐसी ऐसी चीजें ठीक होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते, लाइलाज रहती है। मैं तो अक्सर गाँव के अंदर घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने कई लोगों से ऐसे देखे कि उन लोगों ने बोला कि सर हम लोगों का ना डॉक्टर ने बोल दिया था ये बच्चा अब तुम्हारा बच नहीं सकता है, उसको तुम कुछ भी कर दो, फेंक दो करके। तो फिर हमने जब होम्योपैथिक के डॉक्टर से बात की तो उनने हमको ऐसी दवा भिजवाई कि जिससे बच्चा हमारा एकदम ठीक हो गया। अब उसको कोई बीमारी की जैसे नहीं है, कईयों की खांसी खत्म नहीं होती है, सर दर्द खत्म नहीं होती है। आयुर्वेदा, होम्योपैथिक आयुर्वेदा ये जड़ से बीमारी को दूर करने के लिए बड़े अच्छे कारगर होते हैं। तो हम, आपको एलोपैथिक चाहिए, होम्योपैथिक चाहिए, आयुर्वेदा चाहिए, ये तीनों तरीके की सुविधा सीएससी से ले सकते हैं। और सीएससी में एक बड़ी और खासियत होती है, देखिए गांव के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, महिलाएं। अब
महिलाओं का जाना, सबसे जाना जाना या डॉक्टर्स को दिखा के सामने से बात करना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने इसीलिए उनके गांव के अंदर ही उसी कॉमन सर्विस सेंटर में एक अलग सा पार्ट बना रखा है, जिसमें कोई भी जाए और पूरी की पूरी उसकी चीज़ को सिक्रेसी रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है। कोई उसकी चीज़ को सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। महिलाओं में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी किसी को बता नहीं पाती हैं। जब उन्हें पता चलता है यार वो डॉक्टर ना मुझे जानता है ना मैं डॉक्टर को जानती हूँ, और मैंने तो खाली उसे वीडियो के द्वारा दिखवाना है अपने आप को और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो वो जरूर जाती है इस चीज़ का, वो जरूर जाती है। नहीं तो क्या होता था, वो कहती थी अरे डॉक्टर साहब तो मेरे बगल वाले हैं, ये मुझे जानते हैं, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, थोड़ी वो शर्म या वो रह जाती थी। देखिए ये हमारी संस्कृति है, तो उस संस्कृति को हम चेंज नहीं करना चाहते। हम कहते हैं उसी संस्कृति में डिजिटल को कैसे लाएं, तो सीएससी यही अपना एक रोल को अदा कर रही है। हमने बैंकिंग में किया, हमने एजुकेशन में किया, और अब हम एजुकेशन में बड़ा रोल निभा रहे हैं। गांव के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एजुकेशन नहीं है। आप सोचिए, मैं और आप गांव के परिवेश से बड़े होके आए हैं, और हमारे जैसे करोड़ों लोग गांव के परिवेश से ही बढ़ के आए हुए हैं, जिन्हें शहर में बाद में आके देखा या शहर को बाद में देखा। हमने क्या कमी देखी, एजुकेशन की कमी देखी। हमने तो सर जब हम गांव में थे तो पेड़ के नीचे पाठशाला होती थी, उसी के नीचे पढ़ाई करी। अब तो काफी मॉडर्न हो गया है, स्कूल बन गए हैं और क्लासेस हैं, सब कुछ है, टीचर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन किस चीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि 4 बंद कमरों में पढ़ाई हो सकती है तो पढ़ाई नहीं बोल सकता मैं। टीचर जो हमारे गांव के टीचर है वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उसमें भी कोई दो राय, लेकिन एक एक्सपर्टीज होती है, वो एक्सपर्टीज मिसिंग है हमारे पास। टीचर का एक्सपर्ट होना या बच्चे को कई तरीके से पता होना। आज मैं आईआईटी क्या कोई क्वेश्चंस की बात करूं तो वो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। अब जो कोचिंग करता है वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करता है और मैं 5 मिनट लगाता हूँ, इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, मेरा नहीं होता है। आता मुझे भी आता, उसे भी है, लेकिन उसको तरीके पता है कि किस तरीके से उस हल करना चाहिए। अब गांव में क्या होता है, उसने खाली पढ़ाई की, अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, जिसे बोलना चाहिए 10th कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से 12th कर लिया, लेकिन कमी क्या रह गई, वो कोचिंग की, वो एक्सपर्टीज की, वो टिप्स की। तो हम लोगों ने इसलिए वर्चुअल क्लास क्रिएट की, जैसे हम NIOS वर्चुअल क्लास के द्वारा काफ़ी लोगों का, आज बच्चों का भला कर रहे हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे थे उनका भला कर रहे हैं। ठीक हम लोग ने भी उसी कॉन्सेप्ट के तरीके से वर्चुअल क्लासरूम्स बनवाई और डिफरेंट कंपनी से टाइप किया। एक कंपनी से नहीं, कई कंपनियों से टाइप किया जो अलग अलग तरीके से देना चाहती है। जैसे फर्स्ट इन मैथ की बात बोलो, वो मैथ्स के टिप्स देती है कि मैथ में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, झारखंड में एक गांव का, झारखंड का एक बच्चा पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 रैंक निकली उसकी, क्वेश्चन को रिजॉल्व करने में सबसे बेस्ट टॉप टिप्स वो दे सकता था जो आज तक किसी को उसको पता ही नहीं था। वो बड़ा फेमस हो गया है। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन पर। हम लोगों ने प्राइमरी से लेके, यदि कोई बच्चा प्राइमरी एजुकेशन 10th और 12th करना चाहता है तो CSC के माध्यम से NIOS के सारे के सारे फॉर्म भर सकता है, क्योंकि बच्चे अक्सर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो आज तक डिपेंडेंट थे साइबर कैफेज पर जाके ये किसी और बंदे के। हमने बोला उनको, हमने समझाया उनको कि पहले आप डिजिटल इलिटरेट हो जाइए, और डिजिटल इलिटरेट होके NIOS आपको 10th और 12th कराने में सपोर्ट कर देगा, और आप CSC में जाके अपने फॉर्म को भर सकते हैं, अपनी चीज़ को, आगे की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यदि किसी को सरकारी परीक्षा की तैयारी करनी है तो सरकारी परीक्षा का हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसमें हमने ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितने एग्जाम होते हैं उन सब के पेपर्स उसमें डाल दिए हैं, जिसमें क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगा, कहाँ टिक करना होता है, नेक्स्ट कैसे करना होता है, बैक कैसे करना होता है, टाइमिंग का ख्याल कर। बच्चा पता चला ऑनलाइन एग्जाम में सब कुछ तो करके आ गया, फिनिश बटन दबाना भूल गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था फिनिश बटन दबाना पड़ता है करके। तो हम उसकी इस लेवल की प्रिपरेशन को करवाते हैं। तो हम लोगों का पूरा एजुकेशन पूरा वर्टिकल तैयार है। बच्चा CSC से एडमिशन ले सकता है, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकता है, और ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकता है। ऑनलाइन एग्जाम
सारे एग्जामिनेशन के नहीं, कुछ कुछ के ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, कुछ कुछ के दे कुछ सकता कुछ है। के जैसे अभी सिम्बोसिस से हमने टाई अप किया हुआ है, जिनके पीजी लेवल के प्रोग्राम चलते हैं, तो सिम्बोसिस ने अपने कुछ सेंटर्स हमने बनाए हैं, 6000 सीएससी एकेडमी के सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर वो जाके अपने एग्जाम भी दे सकता है। हम अच्छा। कोशिश कर रहे हैं, अदर लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें। तो एनआईओ से भी हमारी बात चल रही है, जी। अदर और लोगों से भी बात चल रही, जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, देखिए ये एक दिन के लिए नहीं है। हमारे पास सोचिए 2.5 लाख पंचायत, 2,50,000 पंचायत का भारतवर्ष में है। जी इन जी। सारे पंचायत की भौगोलिक स्थिति सबकी अलग अलग तरीके से, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कहीं बर्फ गिर रही, कहीं बरसात हो रही, कहीं धूप है। उन सबको देख के, इन सबको लेके चलना, जी। और वो गांव का ही बंदा जब इन सारी सर्विसेज को अपने गांव वाले को ही दे रहा है, तो देखिए उसका कितना बेनिफिट्स है। बेनिफिट ग्रामीण निवासियों को ही ग्रामीण होगा। होता है। अब आज देखते हो कि आज आपने बोल दिया फास्ट ट्रैक बहुत मैंडेट है। जी अब फास्ट ट्रैक लें कहाँ से? जी। आपने देखा होगा कि 1 दिसंबर से फास्ट ट्रैग हर गाड़ी में जरूरत आ जाएगी। अब सब जगह टोल बन चुके हैं, कोई कहीं ना कहीं जाता ही है, तो सीएससी के माध्यम से वो फास्ट ट्रैग ले सकता है, और सीएससी के माध्यम फास्ट ट्रैग लेने के साथ साथ उसको रिचार्ज भी कर सकता है सीएससी के द्वारा जरिए के। आज आप देखते हैं कि इंश्योरेंस गाड़ी यदि आप ले रहे हैं, आप 4-5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 8-10 लाख का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो आपका मकसद ये नहीं है कि वो गाड़ी लेके अगले साल इंश्योरेंस ना कराओ। वो तो सरकार की नीति है, आपको कराना पड़ेगा, लेकिन अब वो और करे आपका भी बेनिफिट है उसी में। अब लेकिन वो क्या करे गांव वाला? जी। वो पॉलिसी अपनी रिन्यूअल करने के लिए उसको बड़ा दूर जाना पड़ता है। हाँ। तो हमने क्या किया, इन सारी इंश्योरेंस कंपनी से ऑलमोस्ट से बात करके सारी की सारी कंपनीज की पॉलिसी भी आप सीएससी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अच्छा। और ये सारा का सारा बीएलई जो गांव का हमारा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, वो इस सारे की सारी चीज को खुद मैनेज करता है। और एक सीएससी में कम से कम आज के दिन में 4 से 5 लोग काम करते हैं, वो गांव के लोग होते हैं। गांव के लोगों को खुद के गांव में रोजगार मिला हुआ है, खुद के गांव में कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड बनते हैं, आपने नाम सुना होगा आयुष्मान भारत के। तो अब आयुष्मान भारत के कार्ड के लिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, और अपने सीएससी में जाए, आयुष्मान सेंटर में कांटेक्ट कर सकता है। और देखिए भारत सरकार ने अभी अपनी नई योजनाएं चालू की है, पीएम किसान। जो जी, एक मेरा प्रश्न यही था कि ये पीएमजी दिशा में लिटरेसी का क्या योगदान है? देखिए अब पीएमजी दिशा ये है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। जी जी। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के अंदर, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि डिजिटल लिटरेसी से मतलब है, हम लोगों ने सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, एनडीएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन, 10 लाख बच्चों को पढ़ाया था। उसके बाद हमने दिशा का एक प्रोग्राम किया जिसमें 40.5 लाख बच्चों को हमने पढ़ाया। उसके बाद हमने कहा कि अब इसे पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाना चाहिए, और पूरे के पूरे भारतवर्ष के हर पंचायत में चलाना चाहिए। 2.5 लाख पंचायतों में हमने बोला कि हमें पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के अंदर हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट करेंगे आने वाले मार्च 2020 तक, जिसके अंदर अभी तक करीबन हम 3 करोड़ के आसपास बच्चों को रजिस्टर्ड कर चुके हैं जी। और 1,70,00,000 बच्चे सर्टिफाइड हो चुके हैं, मतलब जिनने अपना सर्टिफिकेट ले लिया है, ये डिक्लेयर कर लिया है कि मैं डिजिटली लिटरेट हूँ। तो डिजिटल लिटरेसी में हम लोगों ने कुछ 5 मॉड्यूल बना रखे हैं। 5 मॉड्यूल बना के हम उन बच्चों को 10 दिन का एक कोर्स पढ़ाते हैं। ये प्राइमरी कोर्स है जी। जिसके अंदर उसे कंप्यूटर चलाना, टैबलेट चलाना, मोबाइल चलाना, इंटरनेट की बेसिक जरूरतों को जान जाना, ये सिखाया जाता है। प्लस कैशलेस के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आज भीम के द्वारा आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने बैंक, आपको कैश वॉलेट लेके जाने की जरूरत कहीं नहीं है। आजकल तो इतनी सुविधा है कि मोबाइल से ही सारी पेमेंट कर सकता है। लेकिन पता सबको है, अब इस पे सिक्योरिटी होना पता जरूरी है। जी जी। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे ये जो डाल रखा है तो ये सिक्योर कैसे है। ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से सारे ट्रांजैक्शन सिक्योर होते हैं, लेकिन उनको चलाने आप मुझे अपना पासवर्ड आप खुद मुझे दे दोगे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं कर सकती बिल्कुल है। सर। तो हम उनको यही बताते हैं कि जो OTP कभी आता है तो आप उसको कभी किसी को शेयर मत कीजिए, आपको OTP खुद ही डालिए अपना। आपके थंब लगने तो आप अपना थंब खुद लगाइए, अपनी स्टेटमेंट को चेक कीजिए। हम प्राइमरी डिजिटल लिटरेसी उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पूरे के पूरे में बताते हैं। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट करने की भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। और इसके अंदर पूरे के 2.5 लाख पंचायतों में हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत से 200 से 300 बच्चे इसके अंदर आएं और पढ़ें और डिजिटली लिटरेट हो। जब वो लिटरेट हो जाएंगे तो अपने गांव के अदर लोगों को भी लिटरेट कर सकते हैं। जी, अपने परिवार, बच्चा अगर पढ़ेगा तो अपने आसपास के लोगों को भी बताएगा। बिल्कुल सर। तो और अपने घर में बैठे हुए वो सारे के सारे करते हैं। इसके अंदर हम लोगों का हर लेवल पर मॉनिटरिंग सपोर्ट रहता है। सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पर काम करती है। हर स्टेट में स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड एजेंसी इसको देखती हैं किस तरीके से काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DGS डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी होती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को वहाँ के जिलाधिकारी के नेतृत्व में इस पूरे प्रोग्राम को चेक करती है। और उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर जो CSCs है जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे, वो उन बच्चों को अपने सेंटर में बुलाते हैं, उनको समझाते हैं। देखिए गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या, समझाना। लोगों को ये बात मानने के लिए बड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि भाई ये मेरे लायक का, मेरे हित के लिए कह रहा है या मेरे अहित के लिए कह रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने कोई भी फीस किसी से भी चार्ज नहीं की जाती है। ये पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा इसकी फीस उस सेंटर को पढ़ाने की दी जाती है। स्टूडेंट के द्वारा कोई भी फीस हम इसमें चार्ज नहीं कर सकते। कोई भी मतलब कोई कॉमन सर्विस सेंटर कोई फीस चार्ज नहीं करता है। कोई भी गांव का आदमी जो पढ़ना चाहता है, जिसको ये लगता है कि मैं, जो श्रोता भी हमें सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको यदि कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में जानना है तो वो csc.gov.in में जाके कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में जान सकते हैं। या यदि वो उसी गांव के हैं तो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ वो शायद CSC को जरूर जानते होंगे। उनको शायद ये नहीं पता हो कि वहाँ सर्विस क्या क्या मिलती है, लेकिन वो CSC को जरूर जानते होंगे। यह CSC का कभी न कभी उनने किसी न किसी तरीके से फायदा उठाया ही उठाया होगा। ये सारी की सारी चीज हम PMG दिशा प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन जिनके घर में कोई भी डिजिटली लिटरेट नहीं है वो CSC सेंटर में जाए, अपने आप को ऑथेंटिकेशन करके इलेक्ट्रॉनिक्स ऑथेंटिकेट करता है। यहाँ पर आधार से उसका ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट करता है और एक यूनिक बच्चा रजिस्टर्ड होता है सेंटर में। फिर वहीं पर उसका बैच होता है और बैच करके वो आगे रजिस्टर्ड कर सकता है। इस तरीके से हम चालू कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, अगर आपको भी कुछ सर से सवाल करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204626949 पर। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, अभी चर्चा चल रही है डिजिटल साक्षरता को लेकर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुबोध मिश्रा जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कॉमन सर्विस सेंटर से। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी। सर, इतनी अच्छी जानकारी के बाद डिजिटल लिटरेसी क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, PMG दिशा क्या है, इतने जानकारी देने के बाद एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
देखिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आपने इसकी शुरुआत की है। देखिए अभी तक हम सब कुछ हम सुन रहे हैं कि क्या है डिजिटल लिटरेसी, प्रधानमंत्री डिजिटल लिटरेसी क्या है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे हमने बोला आपसे कि कॉमन सर्विस सेंटर गाँव में होने चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के बीच में काफ़ी लोग कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो मुझे पता चला, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनको सबसे पहले क्या है, हमारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल बना है, उस पोर्टल में जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो BLEACSE चलाता है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करता है। रजिस्टर्ड करने के बाद वो अपनी लोकेशन बताता है कि वो सेंटर उसका कहाँ पर है। हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम होती है, हमारे लोग हैं, वो जाते हैं उस सेंटर को वेरीफाई करते हैं क्या उस सेंटर में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है या नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन से मतलब है। एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कम से कम जो PMG दिशा के अंदर हमने गाइडलाइंस बनाई हैं, इसमें 3 कंप्यूटर का होना जरूरी बताया गया है। 200 स्क्वायर फीट उसके पास होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए जहाँ बच्चे आए बैठे पढ़ सकें। और कंप्यूटर नहीं होंगे तो सीख नहीं पाएंगे। 2-3 मोबाइल्स का होना चाहिए, 2-3 टैबलेट होने चाहिए, जिससे वो डिजिटल लिटरेसी बता पाएगा। यदि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होता है तो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट टीम के ऑफिसर्स होते हैं उस सेंटर्स को वेरीफाई करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद ओके करने के बाद वो बच्चे उस सेंटर को परमिशन मिल जाती है वहाँ पर काम करने की। उसके बाद वो गांव में जाता है, वहाँ के सरपंच के द्वारा या गांव में चुने हुए अदर जो हमारे गणमान्य लोग होते हैं उनके द्वारा गांव के लोगों को पहले एक पाठशाला टाइप की लगाता है, समझाता है कि डिजिटल लिटरेसी क्या है और आप आइए उस सेंटर में आके जानने की कोशिश कीजिए और अपने घर से एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं इस योजना के अंदर। 14 से 60 साल तक इसमें एज रखी गई है। कोई भी जिसकी उम्र 14 है और 60 साल तक का है वो इस पूरी योजना का फ़ायदा ले सकता है। उस घर में कोई भी डिजिटली लिटरेट पर्सन नहीं होना चाहिए। वो अपने आते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर में अपने आधार के द्वारा ऑथेंटिकेट करके, क्योंकि यहाँ पे यूनिक बच्चे को लेना बहुत ज़रूरी है, कोई डुप्लीकेट बच्चा नहीं आ सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही योजना में आपने मेरे सेंटर में भी रजिस्टर्ड किया, दूसरे सेंटर में फिर चले गए, रजिस्टर्ड हो गया, तीसरे में चले गए। कभी कभी क्या होता है कि वो पास नहीं हो पाया या उस सेंटर से उसका नहीं बना। तो यूनिकनेस रखने के लिए हमने यहाँ पर पूरी तरीके से आधार का यूज़ किया हुआ है। आधार ऑथेंटिकेट के द्वारा वो रजिस्टर्ड होता है और फिर उसके बाद 10 डेज की क्लास उस सेंटर में मिलती है। उसमें 5 मॉड्यूल्स के बारे में हम उनको बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज क्या होती है, प्लस इंटरनेट के बारे में बताते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से क्या क्या यूज हो सकता है आज के दिन में, वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मतलब जितनी बेसिक नीड है चलाने की कंप्यूटर को, वो सब सिखाया जाता है। वो पूछते हैं अक्सर, उनके द्वारा ये आता है कि मुझे इंटरनेट की क्या जरूरत है, क्यों मैं जानूं। एक 50 साल के बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला यार ये 50 साल की एज में मैं एक इंटरनेट चला के क्या करूंगा, राशन की दुकान चलाता हूँ, तो मैं इस इंटरनेट का क्या करूंगा। तो बोले मुझे मूवी देखनी है तो मैं मूवी तो टीवी में भी देख लूंगा और डाउनलोड करके किसी और से दिखवा लूंगा, मुझे आप सिखाना क्यों चाहते हो। तो मैंने उनको उसका बड़ा अच्छा आंसर बताया। मैंने कहा सर आपके बच्चे हैं? बोले हाँ जी बच्चे हैं। मैं क्या करते हैं? बोले पढ़ाई करते हैं। कहाँ करते हैं? कॉलेज जाके करते हैं। मैं कौन से कॉलेज जाते हैं? बोले कि हमारे यहाँ तो आपको पता है हर स्टेट के हेडक्वार्टर में एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, जहाँ वो जाते थे। वो लखनऊ के थे तो बोले मैं लखनऊ में भेजता हूँ। उनका किस कॉलेज में पढ़ता है आपको पता है? कह रहे वो तो नहीं पता। मैं कहा उस कॉलेज की क्या मान्यता आपको भी पता है? बोले वो भी नहीं पता। मैंने कहा आपका बच्चा कल 3 साल कोर्स करने के बाद आपने जितना अपना यहाँ कमाया है वो सारा पैसा आपने उस पर लगाया, और 3 साल कोर्स करने के बाद बच्चे को ये पता चलता है कि उसकी उस कोर्स की वैल्यू ही नहीं है। तो जिस कॉलेज से कर रहा था वो एफिलिएटेड ही नहीं है, या वो कोर्स बहुत ज्यादा चल रहा ही नहीं है, चल नहीं रहा है।
वो तो किसी यार दोस्त की विश्वास पर चले गया या किसी सजेशन पर किसी के द्वारा गलत तरीके से दलाल के द्वारा, जैसे एजुकेशन दलाल भी बहुत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ब्रोकर हैं उन लोगों ने उसको फंसा दिया। अब वो 3 साल बाद बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है और वो माँ बाप उस वक्त तब पछताते हैं कि यार यदि मैं एक दिन उस बच्चे के साथ चले गया होता तो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज होती, मेरी पूरी जीवन की पूंजी भी इसमें लगी रहती। पूंजी पहले बच्चा, पूंजी से बड़ा वो बच्चा है जो डिप्रेशन से उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसका करियर क्या सवाल हो जाएगा। तो अब उन्हें क्या कहा, बोले तो मैं तो इस चीज के लिए मैं गाँव से शहर जाऊंगा। कह रहे वहां तो शहर में मुझे कोई भी बेवकूफ है। मैं कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के माध्यम से आप पहले देखिए, हर गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी होती है, उस नोडल एजेंसी की साइट को जाके चेक कीजिए, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या ये कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद मेरे बच्चे को नौकरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। मैंने ऐसा कोर्स कर लिया जिसके स्कोप यहाँ इंडिया में तो है ही नहीं, विदेश जाने के मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं उस स्कोप को देखते हुए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए, उस बच्चे की सोच के अनुसार से मैं उसको कोर्स कराऊंगा। बोले हाँ यार, तब तो मुझे डिजिटल लिटरेसी करने की जरूरत है। तब उनकी समझ में आया। हाँ, फिर क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं, तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स अच्छे मिलते हैं। एक आदमी मिले हमको छत्तीसगढ़ में, वो उन्हें बताया कि वो अपने बच्चे को रेगुलर फीस भेजते थे, हर महीने फीस भेजते थे। बच्चा वहां पर, क्योंकि वो लड़कपन है बच्चे का, उस वक्त उसको उस पैसे की वैल्यू नहीं पता, उसको मस्ती याद आती है। अब उसने क्या किया, जहां हॉस्टल में उसका एडमिशन कराया था वहां से छोड़ा और वो कहीं प्राइवेट चले गया, और उस पैसे को यूज उसने कॉलेज फीस जमा करने को छोड़ के उस फीस को कहीं उड़ाने लगा अपनी मौज मस्ती में। ये चीज उनको 2 साल के बाद पता चली। तो उन्हें मेरे से बोला कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे को तो जो होना था हो चुका, बट मेरे गाँव के लोगों को ऐसा कोई चीज ना हो पाए। आज के बच्चों को हम गलत रास्तों से भटकने से बचाने के लिए, मैं क्या सबसे बढ़िया तरीका है आप डिजिटल फाइनेंस यूज करो। आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन कराया है उस कॉलेज में ऑनलाइन फीस पेड करो, बच्चा वही रहेगा। जिस हॉस्टल में वो रह रहा है वहां ऑनलाइन फीस दो, जिस मेस में वो खा रहा है उस मेस वाले को ऑनलाइन दो। और आजकल तो इतनी सुविधाएं, आप फोन पे जैसे ऐप है, बिल्कुल पेटीएम है, या उसी के द्वारा, बिल्कुल उसके द्वारा पे कर सकते उसको पेड करो जी। तो उन्हें बोला हाँ जी, ये बड़ा बच्चे के हाथ में पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और दूसरा क्या है, कभी कभी हम हर चीज को नेगेटिव नहीं अच्छी से भी देखते हैं। बच्चे को देखिए, बच्चा घर से पैसे लेके आया, गाड़ी में बैठा, 10,000 रुपये आपने दिए अपने बच्चे को, बोला कि जाओ बेटा महीने भर पढ़ना। बच्चा बहुत अच्छा था, पढ़ना चाहता था। अचानक किसी ने जेब से उसके 10,000 रुपये निकाल लिया, गिर गए, निकाल लिए, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चा पूरा महीने भर, उसे पता है मेरे माँ बाप गाँव में गरीब माँ बाप हैं जिन्हें बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे, अब मेरे से गिर गया, मैं क्या करूँ। वो क्या करता है, फिर वो गलत राह में जाने की कोशिश करेगा अपने खर्चे को। अब वो एक बार जहाँ गलत राह में चले जाएगा, अब वो चले जाएगा, उधारी की राह में चले गया, मांगने की राह में चले गया। तो माँ बाप क्या करें, बच्चे को कैशलेस के द्वारा, भीम के द्वारा जैसे आपने बताया, या अदर कैश मोड के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये चीज़ें हम पीएमजी दिशा के अंदर उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हर गांव में, हर घर से 1% इसको सीख ले। 1% सीख लेगा तो अपने घर के सारे मेंबर्स को डिजिटली लिटरेट करने में योगदान देगा। और अगर कई लोग सीखेंगे तो पूरे गांव को सिखाएंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होता है, 10 दिन के एग्जामिनेशन के बाद ये उसे, अब क्योंकि पता नहीं है कि वो 10 दिन उसे पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारे पास कोई आउटकम नहीं है। आउटकम पता करने के लिए हम उसका एक एग्जाम कराते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराते हैं। वो जिस सेंटर से रजिस्टर्ड हुआ है उसी सेंटर में बैठ के वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। वो आता है सेंटर पर जाएगा, एग्जाम होगा। बिल्कुल। अब उस बच्चा उस सेंटर में आया या नहीं आया, उसे जानने के लिए अब आप जैसे NIO से ये एग्जामिनेशन एजेंसी है। प्रश्न मेरे दिमाग में आने वाला था कि कोई और बच्चा आके एग्जाम अटेंड कर रहा है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे।
हम लोगों ने इसका बड़ा अच्छा एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस बनाया है। सबसे पहले बच्चा आता है, अपना आधार, अपना थंब देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के उसके थंब से हम ये जान लेते हैं कि ये बच्चा, ये वही बच्चा है जो रजिस्टर्ड हुआ था। अच्छा, तो पहला एक फिजिकल वेरीफाई ये हो गया। दूसरा, वो सेंटर, जिस सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स EKYC करने देता है कि ये पर्सन के एग्जाम मेरे सामने होगा। थर्ड चीज, बहुत सी चीजें हो सकती है, हमने सारी चीजों को सोच समझ के इस पे पूरा इम्प्लीमेंट किया। अब एक वेबकैम होता है, वेबकैम के सामने वो बैठता है, अपनी फोटो दिखाता है, जो फोटो रजिस्ट्रेशन के वक्त में उसकी थी और आज की फोटो दोनों को हम क्रॉस चेक करते हैं, क्या वो दोनों क्रॉस चेक होके चलता है या नहीं चलता है। यदि दोनों क्रॉस होके चलता है तो हम लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ID प्रूफ को चेक करते हैं कि वो स्टूडेंट उसी सेंटर का है भी या नहीं है। यदि उसी सेंटर का होता है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एजेंसी, 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन एजेंसीज आज के दिन में है, जैसे नाइलेट है, सीडेक है, HKCL है, NIOS है, ICT एकेडमी है। इनके ऑनलाइन प्रॉक्टर बैठे होते हैं, ये भी फिजिकल कोई नहीं होते, ये भी एग्जाम लेते हैं, एग्जामिनेशन वाले ऑनलाइन चेक करते हैं कि वो बच्चा वहां पर बैठा है, वही पर्सन है या नहीं है, उसको अप्रूव करते हैं और पूरे 1 घंटे तक उस बच्चे की मॉनिटरिंग करते हैं। बच्चा क्या बोल रहा है उनको यहाँ सब सुनाई देता है, जैसे आप और मैं अभी जो बोल रहे हैं हमारे श्रोताओं को हमारे सब सुनाई दे रहा है। ऐसी उस सेंटर में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारे का सारा यहाँ ऑनलाइन दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है वो प्रॉक्टर सब सुनता है, उनकी एक एक एक्टिविटीज को देखता है। वो मूव कर रहा है, उनके पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, कोई चीटिंग कराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ ऑनलाइन होती है। और उसके बाद एक हमने और फिर लास्ट वो डाल रखा है इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन। जब बच्चा अपना एग्जाम फिनिश करता है तो फिर से उसको एक बार अपना थंब फिर से देके अपने आप को ये प्रूव करना होता है कि ये पूरा एग्जाम मैंने दिए है, तो कहीं पर चीटिंग की चांसेस नहीं के बराबर रहते। तो जैसे ही उसका ये हो जाता है तो बहुत सिंपल एग्जाम होता है जिसमें हम सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं इसे टाइपिंग आती है नहीं आती है, इसे कंप्यूटर की कुछ नॉलेज आई या नहीं आई, बेसिक है, इसे ईमेल बनाना आया या नहीं आया, ईमेल भेजना आया या नहीं आया, कैश ट्रांजेक्शन करने आए नहीं आए, भीम से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, किस तरीके से भीम से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ये सारे करने की हमने उनको मेथोलॉजी ली। ये सारा करने के बाद हाँ वो बच्चा अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, एक ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट भी मिलता है, उस सर्टिफिकेट उसके डिजिटल लॉकर में भी रहता है प्लस उसकी ID पासवर्ड में भी रहता है। डिजिटल लॉकर में रहने का बेनिफिट ये है कि वो कहीं पर भी उसका एक्सेस कर सकता है, कॉपी निकाल सकता है उसकी। बिल्कुल, हम अपनी जब ट्रेनिंग देते हैं उसमें डिजिटल लॉकर के बारे में भी बताते हैं कि जो भी आज के दिन में सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे डिजिटल लॉकर में होंगे, आपके कहीं खो जाने का डर आपको नहीं बना रहेगा इसके अंदर। और इस तरीके से वो अपना सर्टिफिकेट को प्रिंट करके उस बच्चे को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है और ये बता सकता है कि मैं अब डिजिटली लिटरेट हूँ और अब इससे अपने आगे की एजुकेशन में अपना फायदा ले सकता है। अब उसे यदि B.Tech करना है, M.Tech करना है, किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करनी है तो अब उसे, क्योंकि अब उसे प्राइमरी डिजिटल लिटरेसी आ गई, अब उसे आपको ये बताएं कि कंप्यूटर चलाना सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सीधे सीधे अपना कंप्यूटर चला सकता है, देख सकता है, कहीं पर कोई सर्च कर सकता है। ये बेसिक इसका पर्पस था, यहाँ से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, ये इम्प्लीमेंटेशन का इसका प्रोसेस है। सर बहुत अच्छी चर्चा रही। अब हमारा स्टूडियो की जो घड़ी है वो भी हमारे को प्रोग्राम ख़त्म करने का इशारा कर रही है, पर जाते जाते एक कुछ लास्ट हमारे श्रोताओं को कुछ बताते हुए जाइए CSC के बारे में। बहुत मुझे इस चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा था और लग रहा था कि टाइम कब निकल गया करके। हाँ, मैं तो टाइम का पता नहीं चला। देखिए ये मेरा सबसे एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत ही CSC से की है, आप ये मान के चलिए। CSC एक आज के दिन में एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो गांव की एक नेसेसरी जरूरत हो गई है, एक बेसिक नीड हो चुकी है, छोटे छोटे कामों में वो यूज बिल्कुल। और कोई बाहर से आके नहीं चला रहा। अदर चीज में क्या होता है, खुद आदमी आप ही का भाई, आप ही का बंधु
उस चीज़ को चला रहा है। जी। तो मैं आप सबको यही जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप नियरेस्ट सर्विस अपने का यूज करें। हाँ CSC में जाएं, उन शब्दों उन सारी सर्विसों का यूज़ करें, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आप एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और कई 400 सर्विसेज आज हमारी CSC में मिलती हैं। उन सारी सर्विसेज का यूज़ करें। और यदि आपको लगता है कि अदर कोई सर्विस ऐसी है जो आपके गांव में ज़्यादा काम आ सकती है, जिस पर भी हमने काम नहीं किया है, तो आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। और जी, हम चाहेंगे आप अपना ईमेल और या वेबसाइट हमारे श्रोताओं को बताएं। आप मुझे csc.gov.in में चले जाइएगा, वहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर से हमको मेल कर सकते हैं और हमको फ़ोन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो सुझाव हैं उनको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और जिससे आपका यूज़ कर सकें। सर, आप यहाँ आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।